हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट एनहांस योर वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, N+L रूल के बारे में। इसके अलावा बड़े एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करें, ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। लेकिन उससे भी पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एज यू नो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो चार होते हैं, एक S, P, D एंड F। इसमें सबसे पहले बात करते हैं S ऑर्बिटल की। तो S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप होता है मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। और तुमको पता है एक S ऑर्बिटल सिर्फ एक ही होता है और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सेकेंड, P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल होता है डम्बेल्ड शेप का, डम्बेल्ड शेप का। ठीक है। अब डम्बेल्ड शेप खुद कैसा होता है? 2D होता है, मतलब वो एक बार में सिर्फ दो ही एक्सिस में लाई कर सकता है ना। तो 3D स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 3D स्पेस कुछ ऐसा दिखता है जिसके 3 डायमेंशन हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब तुमको पता है कि P ऑर्बिटल जो होता है वो कितना होता है? 3 होता है। क्या क्या नाम है उसके? Px, Py एंड Pz, डिपेंडिंग अपॉन कि वो डम्बेल कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है। जैसे कि अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल के लिए 3 एक्सिस हैं, अगर हमारा P ऑर्बिटल का डम्बेल x एक्सिस में लाई कर रहा है तो मैं उसे Px बोलूँगा। अगर वही P ऑर्बिटल y एक्सिस में लाई करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? Py बोलेंगे। और अगर वही P ऑर्बिटल z एक्सिस में लाई करेगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? Pz कहलाएगा। ठीक है। तो इसलिए Px, Py और Pz डिटरमाइन करते हैं कि P ऑर्बिटल कौन से एक्सिस में है, x एक्सिस में, y एक्सिस में कि z एक्सिस में। ठीक है। तीसरा होता है हमारा D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बेल्ड शेप, डबल डम्बेल्ड शेप। अब एज यू नो D ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। इन पांचों के नाम क्या क्या हैं? एक है dxy, दूसरा है dyz, तीसरा dxz, चौथा dx² y² और पांचवा है dz²। अब ये नाम इनको कैसे मिले? तो देखो, पहले तो हम पांचों एक्सिस बना लेते हैं। अगर हमारा ऑर्बिटल D ऑर्बिटल x और y के बीच में लाई करेगा, डबल डम्बल मतलब कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये दो डम्बल, जैसे P का सिंगल डम्बल था, इसका डबल डम्बल होगा। ठीक है। तो अगर हमारा D ऑर्बिटल x और y एक्सिस के बीच में लाई करता है तो उसे हम बोलेंगे dxy ऑर्बिटल। ठीक है। वही D ऑर्बिटल अगर y और z के बीच में लाई करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? dyz ऑर्बिटल बोलेंगे। और वही D ऑर्बिटल अगर x और z के बीच में लाई करेगा तो कहलाएगा dxz ऑर्बिटल्स। ठीक है। आप देख सकते हो कि D ऑर्बिटल इन तीनों के केसेस में बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। बिटवीन द एक्सिस वाले D ऑर्बिटल्स को हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं? T2G ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे। ठीक है। फिलहाल याद रखना कि D ऑर्बिटल अगर एक्सिस के बिटवीन है तो उसे कंबाइंडली क्या कहा जाता है? T2G ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल 3 होते हैं, dxy, dyz और dxz। ठीक है। अब बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स का क्या? ये ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। मतलब अगर हमारा D ऑर्बिटल x का एक डम्बल x एक्सिस में और एक डम्बल y एक्सिस में के अलोंग लाई करता है तो ये क्या कहलाएगा? dx² y² कहलाएगा। और वहीं अगर वो D ऑर्बिटल z एक्सिस में लाई करता है तो वो dz² ऑर्बिटल कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो कि x एक्सिस में या y एक्सिस में एक जो डम्बल है वो क्या है? फ्यूज्ड होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? dz² के नाम से बोलते हैं। ठीक है। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या हैं? अनलाइक प्रीवियस ऑर्बिटल्स, ये लोग अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। इससे पहले वाले जो ऑर्बिटल्स थे वो एक्सिस के बीच बीच में थे, एक्स वाई के बीच में, वाई जेड के बीच में, एक्स जेड के बीच में। बट जब इन ऑर्बिटल्स को देखे जाए तो फिर ये क्या है? एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, मतलब अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। ये कहीं के बीच में नहीं आ रहे हैं।
ये तुम्हारा एक डंबल कहाँ गया है, एक्स एक्सिस में, और एक डंबल कहाँ गया है, वाई एक्सिस में, मतलब अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं। अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल को मिलाकर कहा जाता है ईजी ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? ईजी ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, अब रही बात एफ ऑर्बिटल की, तो एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है। दैट मीन्स एफ ऑर्बिटल को हम किसी पर्टिकुलर एक्सिस में डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए एफ ऑर्बिटल के कोई नाम भी नहीं होते हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर टेक अ स्क्रीनशॉट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अफबाउस प्रिंसिपल या फिर N+L रूल। अब ये जो वर्ड है अफबाउ, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। मतलब कुछ भी चीज़ जब हम बिल्ड करते हैं तो हम एक सिस्टमेटिक स्टेप्स को फॉलो करके ही वो चीज़ बिल्ड कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय बनाने का ही एक पर्टिकुलर स्टेप होता है। क्या? सबसे पहले पानी गर्म किए, पानी गर्म करने के बाद चाय पत्ती, चाय पत्ती के बाद शक्कर, फिर दूध, और फिर उसको खौलाकर क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सिमिलरली इस प्रिंसिपल के अनुसार जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे होंगे तो हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही उसकी फिलिंग कर सकते हैं। अब ये सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या है, इसी को बताया इस प्रिंसिपल ने। इस प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन द लोएस्ट एनर्जी शेल। ठीक है, अब इसमें नई बात क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी शेल में रहना चाहता है। मतलब पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी और उसके बाद ही हायर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब इसमें नई बात यह है कि इस प्रिंसिपल ने बता दिया कि कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से इसने अरेंज कर दिया। ठीक है, क्या किया इसने? सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट और लास्ट डिजिट हटा देना है। क्या मिलेगा? 2 3 4 5 6। अगेन फर्स्ट और लास्ट हटा दिया, क्या मिला? 3 4 5, देन लास्ट 4। पहले वाले रो को एस ऑर्बिटल, दूसरे को पी, तीसरे को डी और लास्ट में एफ। ठीक है, इस हिसाब से उसने ऑर्बिटल्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले 1s का एनर्जी सबसे लोएस्ट होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, उसके बाद 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, देन 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि 2p की एनर्जी 3s से कम होगी या फिर 3p की एनर्जी जो है वो 4s से कम होगी। सवाल ये है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फ़र ले लूँ 16, तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2, फिर 1s2 2s2 के बाद क्या है? 2p6, फिर 3s2, 2p6, फिर 3s2, 6 4 10 2 12। 3s के बाद कहाँ आएगा वो? 3p में, तो 3p कितना हो गया? 6 4 10 2 12, 12 और 4 16। ठीक है, तो सवाल ये है कि 3p 3s के पहले क्यों नहीं आया, है ना? सवाल यह है कि 3p 3s के पहले क्यों नहीं आया, फिर 2p बाद में क्यों नहीं आया? कैसे कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है? तो इसके लिए इसने फॉलो किया है N+L रूल। N+L रूल क्या बोलता है? N यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L है यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर। आई होप तुम्हें क्वांटम नंबर के बारे में पता हो, और अगर नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जाके देखो और उसके बाद यहाँ वापस आओ। ठीक है, तो N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मतलब है अजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये रूल ये बोलता है मोर द वैल्यू ऑफ N+L मोर विल बी द, इसका मतलब N+L की वैल्यू, जिस ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको बोला कि पहले 2p आया फिर 3p आया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2p के लिए n की वैल्यू क्या है? 2, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? याद है ना, रटवाया था मैंने। अगर s ऑर्बिटल है तो 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ देख सकते हो p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,
और इसका n प्लस एल कितना निकलेगा 2 + 1 दैट मीन्स 3। वहीं अगर 3p की बात करूँ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और p के लिए l की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी अगेन 1। तो इसका n प्लस एल निकाले तो क्या आया 3 + 1 दैट मीन्स 4 आ गया। मतलब 2p का n प्लस एल की वैल्यू कम है और 3p की n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स 3p की एनर्जी एज कम्पेयर टू 2p क्या हो गई ज़्यादा हो गई और इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 2p में आया और उसके बाद 3p में गया। ठीक है। अच्छा तब क्या हो जब दोनों का n प्लस एल सेम हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको बोला कि 3d और 4s पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा। अब यहाँ से समझ आ रहा है कि पहले 4s में जाएगा उसके बाद 3d में आएगा। चलो n प्लस एल लगाते हैं। n की वैल्यू क्या है इसके लिए 3 है और l की वैल्यू क्या होती है d ऑर्बिटल के लिए 2। तो इसका n प्लस एल कितना आ जाएगा 3 + 2 दैट मीन्स 5। ठीक है। वही बात करें 4s की तो n की वैल्यू क्या है 4 और l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0। तो n प्लस एल अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा ये 4 + 0 मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसीलिए 4s का n प्लस एल कम है एज कम्पेयर टू 3d, इसलिए पहले 4s की फिलिंग होगी उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करेगा। ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब सिमिलरली हमसे पूछा कि 2p और 3s में पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है। तो हमको पता है पहले 2p में होगा उसके बाद 3s में होगा। तो ऐसा क्यों? तो देखो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, l की वैल्यू क्या होती है p के लिए 1। तो n प्लस एल कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट मीन्स 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0। तो n प्लस एल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। अब तो सेम हो गए दोनों। ठीक है। तो याद रखना जब भी n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तब हम देखेंगे कि n की हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2p में 2 है और 3s में n की वैल्यू क्या है 3 है। दैट मीन्स 3s विल हैव मोर एनर्जी देन 2p और इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s में एंटर करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बड़े एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करें। दैट मीन्स अगर हमको क्वेश्चन दे दिया कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 103, तो 103 वाले एटॉमिक नंबर के लिए हम अगर 1s2 2s2 2p6 करते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे शॉर्ट वे में कर सकते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा कि नोबल गैसेस जो हैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या है। ठीक है। जैसे कि हीलियम का 1, नियॉन का 2, आर्गन का 3, क्रिप्टन का 4, जेनॉन का 5 और रेडॉन का 6। कुछ नहीं है, बस नोबल गैसेस को अलोंग द ग्रुप जैसे लिखते हो वैसे लिखो और उसके बाद फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4 एंड सिक्स्थ के लिए 6 नाम दे देना। इसके अलावा इसके एटॉमिक नंबर को याद कर लेना। अब इसके बाद हमारा एटॉमिक नंबर क्या है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है वो है 103। चेक करो कि ये एटॉमिक नंबर कौन से नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के सबसे पास है। यहाँ पे दिख रहा है 103 सबसे ज़्यादा पास किसके हैं रेडॉन के, मतलब 86। ठीक है। तो हमको 86 इलेक्ट्रॉन का तो हिसाब मिल गया। ठीक है। Rn 86। ठीक है। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन 103 में से अगर 86 इलेक्ट्रॉन का हिसाब मिल गया तो बचा कितना 13 में से 6 जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 में से 8 बच गया 1, 17 इलेक्ट्रॉन और बचा है। मतलब 17 इलेक्ट्रॉन का हिसाब हमको देना है। ठीक है। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल्स में एंटर कर सकते हैं। हो सकता है अगला इलेक्ट्रॉन s में एंटर करे, p में एंटर करे, d में करे, हो सकता है f में कर जाए। अब इसमें से पहले किस में करेगा तो उसके लिए फिर से हम क्या लगाएंगे n प्लस एल रूल लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि अगला इलेक्ट्रॉन s में कौन से ऑर्बिटल पे एंटर करता है, p के कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है। अगर हमारे n का वैल्यू क्या है जो तुमने नोबल गैस लिया है वो, ठीक है, हमारे n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि वो अगला इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, p में जाएगा, d में जाएगा कि f में जाएगा। ठीक है। अगर वो s में एंटर करेगा तो वो n + 1 s में एंटर करेगा। अगर वो p में एंटर करेगा तो वो n + 1 p में एंटर करेगा। अगर d में एंटर करेगा तो वो n d में एंटर करेगा और f में एंटर करेगा तो वो n - 1 f में एंटर करेगा। ठीक है। दैट मीन्स 86 के बाद का इलेक्ट्रॉन 87th इलेक्ट्रॉन जो है वो s, p, d और f किसी में भी एंटर कर सकता है। किस में एंटर करेगा वो बताएगा n + l रूल। ठीक है। n + l रूल से हम डिसाइड कर लेंगे।
ठीक है। अब अगर अगला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा मतलब वो n+1s में जाएगा, p ऑर्बिटल में जाएगा तो n+1p में जाएगा, d में nd और f n-1, जहां पे n याद रखना क्या है, जो तुमने क्लोजेस्ट नोबल गैस लिया है उसके n की वैल्यू हमको वहां पे रखनी है। अब इस वाले केस में बताओ n की वैल्यू क्या है, हमने क्या लिया है, Rn लिया है, Rn का n का वैल्यू क्या है, 6 है। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन s में जाएगा तो 6+1 मतलब 7s में जाएगा, p में जाएगा तो 6+1 7p में जाएगा, d में जाएगा तो फिर nd मतलब 6d में जाएगा क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 6 है। f में जाएगा तो n-1 मतलब 6-1 मतलब 5d में 5f में जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास 4 कॉम्पिटिटर्स हैं, चारों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। कौन डिसाइड करेगा, इन चारों का n+l रूल, चारों का n+l निकालो, जिसका n+l सबसे कम आएगा उसमें अगला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ठीक है, तो चलो इन सबका n+l निकालते हैं। 7s के लिए n का वैल्यू 7 है, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0, मतलब हो जाएगा 7। 7p के लिए n की वैल्यू 7, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 8। फिर n की वैल्यू 6, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, ये भी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n की वैल्यू 5 और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है 3 और क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो साफ बात है किसका n+l सबसे कम है, 7s का। दैट मीन्स आवर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर 7s। अब s में कितना आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए, बचे कितने, 15 इलेक्ट्रॉन का और हिसाब बाकी है। अब 7s2 के बाद इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से किस में आएगा, इसका तो हिसाब हो गया। ठीक है, इन तीनों का n+l सेम है। मैंने क्या बताया था, जब n+l सेम निकले तो जिसकी n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका n+l सबसे ज़्यादा होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में एंटर करेगा। तो देख सकते हो इन तीनों में सबसे ज़्यादा n+l n का वैल्यू कितना है, p में है, मतलब इसमें सबसे बाद में करेगा, फिर d में, फिर यहाँ पे, मतलब इसका n+l सबसे कम है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर करेगा। मतलब अगला ऑर्बिटल क्या होगा, 5f14, मतलब अगले 14 इलेक्ट्रॉन का भी हमें हिसाब मिल गया, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है बचे क्या, इसका भी हिसाब मिल गया। अब ये दोनों बचे हैं, इन दोनों में n+l किसका कम है, देख लो, दोनों का 8 आ रहा है, तो n की वैल्यू देखेंगे तो n की वैल्यू किसकी कम है, d ऑर्बिटल की। ठीक है, इनका n का वैल्यू 6 है, इसका n का वैल्यू 7 है, मतलब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6d में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6d1। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम हुज एटॉमिक नंबर इज 103। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमसे पूछा डिटरमाइन ऑल द क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हुज एटॉमिक नंबर इज 53। मतलब एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर 53 है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर डिटरमाइन करो। अब सीधी सी बात है, अगर क्वांटम नंबर्स निकालने हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए सबसे पास वाला जो नोबल गैस है वो क्या है, 53 के सबसे पास वाला दिख रहा है 54 है, लेकिन 54 उससे बड़ा हो जाएगा। हमको क्या लेना है, उससे छोटा, उससे पास तो होना चाहिए, लेकिन पहला प्रायोरिटी क्या है, उससे छोटा होना चाहिए। 54 इज ग्रेटर देन 53, तो वी कांट टेक 54। ठीक है, तो उसके बाद वाला क्या है, 36 है ना। तो 52 होता तो हम ले लेते हैं, लेकिन 54 हो गया मतलब उससे ज़्यादा हो गया तो हम उसे नहीं ले सकते, तो हमें मजबूरन क्रिप्टन से काम चलाना पड़ेगा। तो क्रिप्टन तक का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 36 हो गया। अब 53 में से 36 जाएगा तो 17 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। 17 इलेक्ट्रॉन का हमको हिसाब देना है। अब 36 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, ठीक है, अगर वो s में एंटर कर रहा है तो n की वैल्यू क्या है क्रिप्टन के लिए, 4 है, मतलब वो 4s में 4 + 1 5s में एंटर करेगा। अगर वो p में एंटर कर रहा है तो n की वैल्यू क्या है, 4, मतलब 4 + 1 मतलब 5p में एंटर करेगा। अगर वो d ब्लॉक में एंटर कर रहा है तो n की वैल्यू क्या है, 4 और d 4d में एंटर करेगा। अगर वो f ब्लॉक में एंटर कर रहा है तो 4 - 1 मतलब 3f में एंटर करेगा। अब याद रखना, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखते समय हमने कभी भी 3f लिखा है, नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि 3f डजंट एग्जिस्ट, 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरे शेल में f ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कहाँ से शुरू होता है, सीधा 4th शेल से, 4f से वो शुरू होता है। ठीक है, इसलिए 3f का तो बात ही नहीं है। बचा ये 3, इन तीनों में पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा ये डिटरमाइन करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा इनका n+l की वैल्यू। जिसकी n+l की वैल्यू कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू l की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 0, ये हो जाएगी 5। अब ये हो जाएगा 5 + p के लिए l की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे n की वैल्यू है 4 और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है
2 मतलब 6, मतलब सीधी बात है, दिख रहा है वो कि अगला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 5s में एंटर करेगा। तो ये हो जाएगा 5s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का हिसाब मिल गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों दावेदार हैं, इन दोनों में दोनों की वैल्यू n+l की क्या है, सेम है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी n+l की वैल्यू सेम हो तो देखना कि n की वैल्यू किसकी छोटी है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4d में आएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा 4d10, 10 इलेक्ट्रॉन और चले गए। कितने बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो वो बचे हुए ऑर्बिटल में आ जाएगा, विच इज़ व्हाट, 5p। तो 5p5 आ गया। ठीक है, अब देख सकते हो ये p ऑर्बिटल है और p में 1 2 3 4 5 एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला। ठीक है, और इसी के सारे क्वांटम नंबर हमको डिटरमाइन करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, 5 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। व्हाट अबाउट अजीमुथल क्वांटम नंबर, आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p में एंटर किया है। तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, याद है ना, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। दैट मीन्स l की वैल्यू क्या आ जाएगी, p के लिए 1 आ जाएगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही आ जाएगा, क्या क्या, -1, 0 एंड +1। और एट लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर देख सकते हो, इसका स्पिन 0, इसका स्पिन 0, इसका स्पिन क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर भी आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे Z इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के बारे में विद द हेल्प ऑफ स्लेटर्स रूल। टिल देन, दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।